बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को सब के सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इंशाअल्लाह होपफुली जब हम कॉलेज के खुलने के बाद आपस में मिलेंगे तो यकीनन सेकेंड ईयर के बहुत सारे सिलेबस को आपने कवर किया होगा, समझा हुआ होगा और आपके लिए नई चीज़ें नहीं होंगी। हम सेकेंड ईयर अपनी स्टार्ट कर चुकी हैं और ये भी हम लोगों को अब तक पता चल चुका है कि हम सेकेंड ईयर में जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन कंसर्न है, वो है रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, यानी हम खितों के बारे में पढ़ेंगे। इस सिलसिले में हम अपना पहला चैप्टर बाकायदा स्टार्ट कर चुके हैं और वो है ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जायज़ा। इसे प्रेजेंट कर रही हूँ मैं आपकी अपनी टीचर मिसेस समीरा सफदर। हम बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास डिस्कस किया था वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में और ख़ासकर आबादी की तकसीम के बारे में कि दुनिया के कौन से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, कौन से कम गुंजान आबाद हैं, कौन से दरमियानी गुंजाने वाले इलाके हैं। आज हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे, आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आबादी की तकसीम इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं उन पर कैसे असरअंदाज होती हैं। हम बड़ी मज़े की हमें ये तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है कि हम देखेंगे वो इलाके, हम देखते हैं कि वो इलाके जो कि गुंजान आबाद हैं, आपको वो इलाके मिलेंगे उन इलाकों में जहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो मेन टॉपिक हो, मेन ऑक्यूपेशन होगा। एग्रीकल्चर जो है यानी ज़राअत, वो इलाके दुनिया में ज़्यादा गुंजान आबाद होंगे। आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि मानसूनी जो खिता है वो बड़ी जो है गुंजानी के लिहाज से दुनिया की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में, इंपॉर्टेंट रीजन्स में शामिल था और उसकी यही वजह थी कि वहाँ की जो बेशतर आबादी है वो जो है एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। इसी तरह से हम लोगों ने यूएसए के बारे में देखा था, कनाडा के बारे में देखा था कि वो बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं और वहाँ पर वजह जो है वो सनत की है। तो आबादी की जो गुंजानियत है वो असरअंदाज होती है। वो लोग जो गुंजान आबाद इलाकों में आबाद हैं, या तो वो किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से मुंसलिक होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या वो सनतों से जो है वो मुंसलिक होंगे। वो इलाके जो कम गुंजान आबाद हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो भेड़ बकरियाँ जो है वो पालना होगा। उससे मज़ीद अगर कम गुंजान आबाद इलाके होंगे तो वहाँ पर पेशा कुछ लोगों का नोमैडिक लाइफ होगी, यानी खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, जानवर थोड़े से पाल रहे होंगे, थोड़े से अपने लिए खेती बाड़ी कर रहे होंगे। तो यानी जैसे जैसे आबादी की गुंजानियत चेंज होती है, लोगों की जो ऑक्यूपेशन है, जो सरगर्मियाँ हैं, वो भी उसी लिहाज से तब्दील होती हैं। इस पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने इसको डिस्कस करने की जो है वो थोड़ी सी ट्राई की है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गैर तबाही माहौल है, यानी नॉन फिज़िकल इन्वायरमेंट है, वो भी इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। एक तो फ़िज़िकल हो गया कि जहाँ पर क्लाइमेट बड़े अच्छी होगी, फेवरेबल होगी, जहाँ पर सॉइल जो है यानी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होगी, वहाँ पर आबादी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी और बड़ा पेशा जो है वो ज़राअत हो जाएगा। जहाँ पर जो है सनतों से रिलेटेड जो मिनरल्स होंगे यानी मादनियात होंगे जो सनतों में इस्तेमाल होते हैं, जब वो ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर भी आबादी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी और सनतें जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। ये तो है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, जब आपको कुदरती तौर पर चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अब है गैर तबाही जो इम्पैक्ट ऑफ नॉन फिज़िकल इन्वायरमेंट कि कुछ ऐसे ये आती हैं आपके कल्चरल आस्पेक्ट्स, यानी आपका एक तो इंसान की कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जिसमें इंसान का किसी किस्म का अमल दखल नहीं होता। कुछ चीज़ें उसकी कल्चरल आस्पेक्ट से आती हैं, यानी वो जिस सोसाइटी में रहता है, जहाँ पर रहता है, जिस घराने में रह रहा है, उस सोसाइटी का जो कल्चर है, सकाफ़त है, जो वहाँ का रहन-सहन है, वो इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा असरअंदाज़ होता है। यहाँ इस वाले जो पैराग्राफ्स हैं उसमें उन्होंने डिस्कस किया है। सबसे पहले उन्होंने रंग नस्ल को डिस्कस करते हुए कहा है कि ख़ास तौर पर जो सफ़ेद फ़ॉर्म लोग हैं, जो सफ़ेद नस्ल के लोग हैं, वो आपको इंडस्ट्रीज़ में, वो आपको तिजारत में ज़्यादा मिलेंगे। जबकि जो काली नस्ल के लोग हैं, चाहे वो अफ्रीका के हैं, चाहे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हैं, वो आपको, चाहे वो अमेरिका में भी हैं, वो आपको ज़रा जो है पसमानदा मिलेंगे। तरक्की याफ़्ता जो है या तरक्की जो लोग आगे हैं वो ज़्यादा सफ़ेद फ़ार्म लोग हैं। इसकी रीज़न जो है वो अगर हम आगे जाएँ तो बहुत डिटेल्ड हो सकती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ़ उसको ऊपर से सिर्फ़ डिस्कस करें कि किस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। फिर उन्होंने मज़हब की बात की है कि कुछ मज़हब ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ पेशों को अगर आप अपनाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए हाइल होते हैं। जैसे बुद्ध मज़हब की उन्होंने बात की है कि वो जानवरों की हिफ़ाज़त का प्रचार करते हैं, उनको ज़िब्हा करने की इजाज़त नहीं देते, तो वो लोग ज़्यादा जो है वो
जानवरों को गोश्त को ऊन और खानों के लिए नहीं पालते, जबकि मुसलमान जो है वो एनिमल रेयरिंग यानी गलाबानी आराम से जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से मज़हब इस्लाम में अगर आप बैंककारी का सिस्टम देखें, बैंकिंग का सिस्टम देखें तो आपको सूद नहीं मिलेगा, जबकि अगर आप इंटरनेशनल बैंक्स देखें तो सबकी जो बुनियाद है वो सूद पर ही है। तो वहाँ पर भी जो है वो मसले जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और जो बात की वो गवर्नमेंट की बात की, ये भी फिज़िकल एनवायरनमेंट में ही होगी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल जो पॉलिसीज़ हम लोग बनाते हैं वो जो है जब किसी मुल्क में जो डिसिप्लिन है या किसी मुल्क में जो कानूनियत है वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस मुल्क की तरक्की के लिए। अगर ऐसा मुल्क जो कि सियासी इंतशार का शिकार है या जहाँ बदनज़मी से फैली हुई है तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है बाहर से आकर जो है फ़ॉरेनर्स या बाहर से आकर सरमाया कर अपना सरमाया लगाने से जो है वो हिचकिचाहट का जो है वो शिकार होंगे। लाज़मी सी बात है वो हेजिटेट करेंगे, जबकि वो इलाके जो अमन पसंद हैं, जहाँ पर अमन है, सुकून है और जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट हैं, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं वो मुसलसल एक जैसी चल रही हैं, तो वहाँ और गवर्नमेंट भी अपना टाइम पीरियड पूरा कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे अनासिर हैं जो कि नॉन फिज़िकल एनवायरनमेंट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, यानी गैर तबाही का। पहले हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन का कि पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है कम है तो आप देखेंगे कि लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं, जो लोगों के पेशे हैं वो चेंज होते हैं। सेकंड जो पैराग्राफ था वो ये था कि जो हमारा नॉन फिज़िकल एनवायरनमेंट है ना, फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी कुदरती या तबाही माहौल में आ जाता है आपका माहौल, आबो-हवा, आपका इर्द-गिर्द। जबकि गैर तबाही माहौल आपका मैं अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको ड्राइव कर रहे होते हो, आपका कल्चर, आपका मज़हब, आपका रहन-सहन, आपकी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो आपकी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ होती हैं, अखलाकियात हम जिसको बोलते हैं, वो ये सब चीज़ें भी इंसान की को पेशों की सिलेक्शन में कि वो क्या पेशा अपनाए, जब वो किस तरह से चले, उस पर असरअंदाज होते हैं। ये एक छोटा-सा जो है उन्होंने थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो है वो डिटेल बताई है। नेक्स्ट जो अब हमारा मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक। ये इस सवाल में हम लोगों को फ़र्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने जो पिछला सवाल पढ़ा था वो दुनिया में गुंजान आबाद इलाके थे, कम गुंजान आबाद इलाके थे, औसत गुंजानी वाले इलाके थे। जबकि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास है दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो शायद गुंजान आबाद हों या ना हों, या बड़े हों एरिया वाइज़ या ना हों, लेकिन उनकी दुनिया में जो है वो इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस किसी वजह से हो सकती है, शायद वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़े हों, शायद वो जो है उसके अंदर कुछ मिनरल्स या कुछ एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो कि वो दुनिया के बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्तियाज़ी हैसियत रखती हों। वो ममालिक कौन-कौन से हैं, जो एरियाज़ कौन-कौन से हैं? ठीक है, सवाल समझ में आ गया आप लोगों के, क्योंकि ये जो सवाल है ये अक्सर क्लास शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ होता है और सम टाइम ये शॉर्ट नोट्स में भी आया हुआ होता है। सम टाइम सिर्फ नाम पूछे हुए होते हैं, तो हमें ये सवाल समझना है, ये गुंजान आबाद इलाकों की बात नहीं हो रही है, दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक की बात हो रही है। ठीक हो गया, अब हम इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो है वो है यूरोप। इसमें एशियन रूस का इलाका शामिल है। अब ये 4 इलाके हैं, एक है यूरोप, एक है शुमाली अमेरिका, एक है मशरिक़ बईद का इलाका, एक है बरसगीर पाक व हिंद। 4 इलाके हैं। अगर आपको याद हो तो गुंजान आबाद इलाके भी 4 थे। तो हमने ये फ़र्क, अक्सर बच्चे क्या करते हैं पेपर में इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हमने इन्हें मिक्स नहीं करना, हमने समझ कर पढ़ना है। यूरोप में उन्होंने एशियन रूस की बात की है, और ये इलाका क्यों मशहूर है, एक तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी यहाँ पर मिनरल्स यानी मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, ज़राअत के लिहाज से ज़मीन भी बहुत मौजूद है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इलाके हैं, और ज़राए आमदरफ़्त भी अच्छी है। इस वजह से ये इलाके बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं दुनिया में। ठीक है, सबसे पहला इलाका जो कॉन्टिनेंट जो है वो है यूरोप, और उसमें इलाका कौन सा है, रूस का। सेकंड है हमारे पास शुमाली अमेरिका। शुमाली अमेरिका में हमारे पास जो इलाके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्तियाज़ी हैसियत के हामिल हैं, वो है अमेरिका और कनाडा। इनमें आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बर-ए-आज़म की आबादी एशिया और यूरोप की जितनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मादनियात, सनअतें और ज़राई पैदावार बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताती चलूँ, अभी हम लोगों ने रूस को डिस्कस किया था। रूस का जो है वो रकबे के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। जी हाँ, रूस, अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज नहीं, सूबों ये जो बर-ए-आज़मों की बात नहीं हो रही, ये मुल्क की बात हो रही है, तो जो रूस है वो आपके पास दुनिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से।
और आबादी के लिहाज से भी जो है ये तकरीबन 9th नंबर पर जो है वो ये मौजूद है जी, 9th नंबर पर दुनिया में, यानी टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है। सेकंड जो शुमाली अमेरिका है, इसमें रियासत मुत्तहदा अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका जो है ये एरिया वाइज चौथे नंबर पर बड़ा मुल्क है दुनिया भर में, और पॉपुलेशन के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा दुनिया भर में रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। तो इस सारों की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि बड़े गुंजान आबाद इलाके में है। अहमियत गुंजानियत की भी है कि यहाँ पर आबादी भी मौजूद है, मादनियात भी हैं, सनतें भी हैं। उसके बाद में हमारे पास मशरक़ बईद के इलाके यानी फार ईस्ट के, इसमें हमारे पास जापान और चीन जो हैं वो शामिल हैं। जापान जो है वो इस वक्त आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर मौजूद है और सनती लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। चाइना हमारे पास एरिया वाइज 3rd नंबर पर है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है ये आबादी के लिहाज से। तो दोनों ममालिक खूब आबाद हैं, तरक्की याफ्ता हैं, और वजह इनकी एग्रीकल्चर है और मादनियात और सनती तरक्की। चौथे नंबर पर है बरसगीर पाक व हिंद का इलाका। ये वो इलाके हैं जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के अंडर रहे थे। इसमें पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। ये भी दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं, ये खिता भी। तो यहाँ पर यानी इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले 4 खितों का हमने जिक्र किया। यूरोप जिसमें शामिल था एशियाई रूस, शुमाली अमेरिका जिसमें शामिल था USA यानी रियासत मुत्तहदा अमेरिका और कनाडा, और तीसरा है हमारे पास मशरक़ बईद फार ईस्ट जिसमें जापान और चीन, और चौथा है बरसगीर पाक व हिंद। ठीक है, हमने इनको याद करना है, इनको समझना है कि इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक हैं और वजह क्या है। जहाँ आप देखोगे बड़े एरिया वाइज बड़े होंगे, या आप देखोगे पॉपुलेशन वाइज जो है वो बड़े मुल्क होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके यहाँ एग्रीकल्चर या सनती तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगी। ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एरियाज़। इसको थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए जो है इनके मैप्स भी डाउनलोड कर रखे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ये जनाब रूस का जो है वो मैप है, रशिया का मैप है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के रकबे के लिहाज से। ठीक है, आबादी के लिहाज से 9th नंबर पर है। चेक कर रही थी आप लोगों को, क्या आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। रूस का उन्होंने बात की थी यूरोप की। यूरोप यहाँ पर मौजूद है। रूस वो मुल्क है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में लोकेट कर रहा है। ये एशिया में भी मौजूद है, एशिया का एरिया है, और उसके साथ साथ ये यूरोप में भी मौजूद है, ये यूरोप के एरिया है। तो इस यूरोप की रूस की हिस्से की बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यूक्रेन का एरिया है, ये यूरोप में। ये इंपॉर्टेंट स्वीडन है, नॉर्वे है, ये इंपॉर्टेंट जो हैं कंट्रीज़ हैं यूरोप की, लेकिन उन्होंने ख़ास कर जो है वो रूस की बात की है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख चुके हैं। ये रशिया हो गया या रूस, ये दुनिया का नंबर 1 कंट्री है एरिया के लिहाज से, सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने, आपको याद हो गया, याद कर लिया आप लोगों ने, या साथ साथ मेरे दोहराते रहें। पहला था यूरोप जिसमें था एशियाई रूस, और दूसरा जो है वो है शुमाली अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका, ये वो हिस्सा है जो कि शुमाली निस्फ कुरे में है। ठीक है, अमेरिका का वो हिस्सा जो शुमाली निस्फ कुरे में है वो शुमाली अमेरिका कहलाता है। शुमाली अमेरिका में 2 इलाके थे, एक कनाडा था और दूसरा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ हैं, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये कनाडा है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया में, और कनाडा रकबे के लिहाज से दूसरा। किसके बाद पहले नंबर पर कौन सा मुल्क था? रूस, रशिया। सेकंड नंबर पर मुल्क कौन सा है? ये बात हो रही है रकबे की, कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है चाइना, और चौथे नंबर पर है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रकबे के लिहाज से बात हो रही है कि कितना बड़ा जो है वो मुल्क है। ठीक है, तो इनकी हम लोगों ने बात की कि ये जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास कंट्रीज़ हैं, सनती लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। यूनाइटेड स्टेट की जो है वो आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और ये दुनिया के नक्शे में यूनाइटेड स्टेट जो है वो आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर का बड़ा मुल्क है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हम लोगों ने बात की थी तीसरे नंबर पर क्या था हमारे पास। पहला नंबर पर था यूरोप, दूसरे नंबर पर था शुमाली अमेरिका, तीसरे नंबर पर है हमारे पास ईस्ट एशिया मशरक़ बईद, और उसमें हमारे पास ख़ास कर जो 2 ममालिक का जिक्र था वो एक था चाइना। ये जो येलो सा कलर में ये सारा चाइना है। ये आबादी के लिहाज से नंबर 1 मुल्क है सब दुनिया में, और रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क। ये है जापान। ये एक जो आपको जापान नज़र आ रहा है ग्रीन से शेड में, ये आइलैंड्स की शक्ल में यानी जजीरा नुमा है, और ये सनती लिहाज से निस्बत दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में शामिल है। ठीक है, और ये दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक में भी शामिल हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट था सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ की बात हो रही थी, यानी बरसगीर की बात हो रही थी। उसमें इंडिया, पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 5 में शामिल है, जो आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। इंडिया टॉप 2 में शामिल है। तो ये सारे इलाके, श्रीलंका, ये किसी ज़माने में जो है वो इंग्लैंड के अंडर रहे हैं, यानी बरतानिया के अंडर रहे हैं। तो ये कंट्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, रकबे के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। ज़मीन भी यहाँ पर फर्टाइल है, मानसूनी आबो हवा है, तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दुनिया के 4 इम्पॉर्टेंट खित्ते थे इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक में। हम इसको फिर दोहराते हैं। पहले नंबर पर था यूरोप, जिसमें कौन सा इलाका था? एशियाई रूस। दूसरे नंबर पर इलाका था शुमाली अमेरिका, और इसमें शामिल था कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरे नंबर पर था हमारे पास मशरिकी बईद, जिसमें शामिल थे चीन और जापान। चौथे नंबर पर हमारे पास शामिल हैं बरसगीर पाक व हिंद। और बरसगीर पाक व हिंद और मशरिकी बईद, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो दुनिया की 1/3 आबादी, यानी हर तीसरा फ़र्द जो है वो इस रीजन में आबाद होगा। दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में भी शामिल है। तो ये हमारे हो गए दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक का ज़िक्र, तज़किरा। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गई होगी। इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं, वजह कहीं ना कहीं या तो रकबा बहुत ज़्यादा है, या आबादी बहुत ज़्यादा है, या फिर सनती लिहाज से तरक्की बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, रहता है बल्कि, जिसे हम अभी मुकम्मल कर लेंगे, और उसके साथ इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान और दुनिया। सही है। पहले इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े वो 3 थे। पहला था दुनिया में आबादी की तकसीम, दुनिया में गुंजानियत हमने देखी थी। फिर हम दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले खित्ते या इलाके कौन से थे वो भी मुकम्मल किया। अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में। जी, पाकिस्तान और दुनिया, यानी ये जो हम पूरी दुनिया डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, कहाँ पर मौजूद है। जब 1947 में बरसगीर के 2 हिस्से हुए तो पाकिस्तान और भारत 2 आज़ाद हुकूमतें जो हैं वो कायम हुई। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में मौजूद हैं उनका हिस्सा रहा है। और पाकिस्तान अपना जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंटली प्ले कर रहा है। कुछ आपकी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, और कुछ जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेबल तैयार किया है, आप इसको देखिएगा। ये इसमें पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है, सबसे पहले यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक़वाम मुत्तहदा। ये 1945 में बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अक़वाम मुत्तहदा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका चार्टर भी पढ़ा होगा। इसके इम्पोर्टेंट, इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो इसका लॉ है, और उसके जो डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उसको स्टडी कर चुके हो। पाकिस्तान जैसे ही वजूद में आया 14 अगस्त को, उसके फ़ौरन बाद 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने यूएनओ को जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर तस्लीम किया, और पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया। दूसरे नंबर पर है OIC, ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस्लामिक ममालिक की OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये इस्लामी ममालिक की बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1969 में बनी, और उसकी बनते ही पाकिस्तान उसके मेंबर में शामिल था, बल्कि इसके बनाने वालों में शामिल था। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो मेन कॉज है, जो मेन मकसद था, वो ये था कि तमाम इस्लामिक ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, और दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान किसी भी खित्ते में, जहाँ पर भी किसी भी मुल्क में बस रहा है, वो परेशान है, तो पाकिस्तानी ममालिक इकट्ठे होकर उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और इकट्ठे होकर अपने हकूक़ की जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। अक्सर आपने सुना होगा, सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन है, साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। पहले इसके जो ममालिक थे, रुकन ममालिक, वो 7 थे। अभी 8वां जो है अफ़गानिस्तान शामिल हुआ है। ये दिसंबर 1985 में बनी, और उसके साथ ही पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। इसका मकसद साउथ एशिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी तरक्की, आपस में तामुन जो है वो करके तरक्की की राह पर चलना है, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करनी है, इकोनॉमिकली तिजारत करनी है, और ऐसी जो है स्टेप्स लेने हैं जिससे ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, यानी गरीब ममालिक हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आ जाए। कोलंबो प्लान, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इंग्लैंड से जो ममालिक आज़ाद हुए थे, उन ममालिक ने अपने जो है वो तरक्की में लाने के लिए, एक दूसरे से ताउन करने के लिए ये बनाया, और पाकिस्तान इसका मेंबर 1950 से है।
ECO ये इकॉनमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पहले पाकिस्तान, तुर्की और ईरान इसका हिस्सा थे। अब काफ़ी इसमें वस्ती एशिया की इस्लामी रियासतें जो है वो शामिल हो गई हैं। इसका ताल्लुक भी एक दूसरे के साथ इकॉनमिक यानी जो है तिजारती ताल्लुकात को कायम करना है ताकि तिजारत कर सकें और तरक्की की राह पर चल सकें। आसियान जो है ये हमारे पास एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, यानी पाकिस्तान जो है वो साउथ ईस्ट में भी है, साउथ एशिया में भी है। तो इन सारी कंट्रीज़ में जो है वो यानी एशिया के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्टिव मेंबर है और उनका मकसद यही है कि आपस में बेहतर जो है वो ताल्लुकात कायम किए जाएँ, आपस में कोऑपरेशन की जाए और जो है जो तरक्की के मकासद हैं उन्हें हासिल किया जा सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान का हमेशा से ये असूल रहा है कि पाकिस्तान किसी ज़माने में जब रशियन ब्लॉक और जो है अमेरिकन ब्लॉक थे तो पाकिस्तान इन दोनों ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम जो सबसे एंड में आया हुआ है इसका मेंबर रहा है। यानी पाकिस्तान हमेशा से गैर तरफदार रहा है, वो कभी भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा, कभी भी किसी पावर का हिस्सा नहीं रहा और पाकिस्तान ने 1916 में इसको जो है वो ज्वाइन किया था। तो इनमें कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आपकी बुक में शामिल है और कुछ में इनका नहीं है, तो आप इनको जो है वो ऐड कर लोगे सब बच्चे, ठीक है। और उसको जो है वो देख लें। यानी इन सब का मकसद ये है इनके बताने का कि पाकिस्तान हमेशा दुनिया की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है, एक्टिव मेंबर रहा है। वो कभी किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तियारी पर या सलामती पर असरअंदाज नहीं होता, कभी किसी मुल्क के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, कभी भी किसी दहशतगर्दी का जो है वो प्लानर नहीं बना है कि किसी मुल्क में किसी इस किस्म की जो है एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करे। पाकिस्तान ने हमेशा जो है बल्कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहदा मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ पर खाना जंगी है वहाँ पर अपनी जो है वो फ़ौजें जो बना भेजता रहा है ताकि वहाँ पर अमन कायम कर सके। उसमें पाकिस्तान की फ़ौजी दस्ते हमेशा से शामिल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये सब इम्पोर्टेंस जो है वो पाकिस्तान को दिलाती हैं दुनिया में। इन ऑर्गेनाइजेशन को आप नोट कर लेंगे। ये हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल हो गया, उसके साथ ही हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन से नोट्स आ सकते हैं। आपने जो है इन्हें अपनी बुक चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को पहले जो है वो छोटा सा टेस्ट दूँ, छोटा सा आप लोगों से जो है वो सरप्राइज़ टेस्ट तो नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। मैं छोटा सा कोई आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस या जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बताकर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक टेस्ट देने के बाद हम नेक्स्ट अपना जो है वो लेक्चर को कंटिन्यू करें। आप इसको स्टडी करें, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग जो हैं वो इस लेक्चर को भी पढ़ें, अगला भी पढ़ें ताकि जब मैं आपको लेक्चर दूँ तो आपको समझ में आ सके और अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।